हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कातान एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है कातान एकेडमी के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के सेकंड वीडियो के बारे में। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं बोर्ड बूस्टर क्रैश कोर्स सीरीज के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पार्ट 2। इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपकी जो क्वेरीज आ चुकी हैं उसके बारे में। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस से, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हम लोगों ने दो बेसिक लॉ ऑफ मेंडल्स के बारे में डिस्कस किया था। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिससे हम सीखेंगे अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली डाई हाइब्रिड क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू मेंडल ने यह प्रूव किया था कि जो आपके एलील्स होते हैं, यानी दो अलग अलग कैरेक्टर्स के जो एलील होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं सेग्रीगेट करने के लिए एक दूसरे से। मींस कहने का मतलब ये कि बेसिक डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में और कैरेक्टर्स के बारे में। क्लियर? सो चलिए एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने कौन से एग्जांपल लेते। आप जानते हैं कि मेंडल ने सीड कलर और सीड शेप, ये दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी की थी। सीड कलर में उन्होंने देखा था येलो और ग्रीन कलर के पी सीड आते हैं, और सीड शेप में दो तरह के शेप मिले थे उन्हें, जिसमें से एक था राउंड शेप और एक था रिंकल्ड शेप। सीड के शेप के मामले में बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि सीड के शेप के मामले में राउंड शेप डोमिनेंट हुआ करता था और रिंकल्ड शेप रिसेसिव हुआ करता था, जबकि सीड के कलर के मामले में याद रखिएगा येलो कलर डोमिनेंट हुआ करता था और ग्रीन कलर रिसेसिव हुआ करता था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोस्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। जितनी भी बेसिक बातें थी वो हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। आइए अब डिस्कस करते हैं इस थ्योरी के बारे में। सो व्हेन वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर, ये बात इंपॉर्टेंट है, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एट अ टाइम इन अ क्रॉस। किसी भी क्रॉस में एक ही समय में जब टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे, देन दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो एग्जांपल की बात करेंगे जो ऑलरेडी आपको मालूम है कि जो क्रॉस कराया था किसके बीच में, राउंड एंड येलो सीड्स विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। सो राउंड और येलो सीड का क्रॉस किससे कराया था बताइए? रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड से कराया था। ठीक है जी, चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो आप जानते हैं कि जब कभी भी दो प्योर पेरेंट्स लेते हैं और ऐसे दो प्योर पेरेंट्स जो डिफर कर रहे होते हैं टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में, मींस टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू पेयर, जी इंपॉर्टेंट है। ओके, आर क्रॉस्ड, द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर। मींस जब ऐसे पेरेंट्स जो प्योर होते हैं और उनको उनमें टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में डिफरेंस होता है, डिफर कर रहे होते हैं, और जब उनका क्रॉस कराते हैं तो एक कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट होता है। मींस उसका कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि राउंड और येलो यानी जो सीड हैं, अगर वो एक प्लांट में एक पेरेंट प्रेजेंट हैं तो हमेशा जितने प्रोजेनी बनेंगे वो एक साथ ही जाएंगे उसमें, ऐसा नहीं है। राउंड इंडिपेंडेंट है, वो किसी में जा सकता है। येलो कलर का एक जीन है, येलो कलर की प्रॉपर्टी, तो वो इंडिपेंडेंट है किसी में भी जाने के लिए, तो वो किसी भी प्रोजेनी में जा सकता है। आइए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को और डाई हाइब्रिड क्रॉस को। सो स्टूडेंट्स, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें यहाँ पे हमने पेरेंट्स ले लिए। देखिए यहाँ पे ये पेरेंट्स हैं, और आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे देखेंगे तो राउंड के लिए डोमिनेंट एलील्स हैं और येलो कलर के लिए डोमिनेंट एलील्स हैं, जबकि यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको रिंकल्ड के लिए आपका रिसेसिव एलील्स हो गए और ये ग्रीन कलर के रिसेसिव एलील्स। मींस प्योर डोमिनेंट पेरेंट और प्योर रिसेसिव पेरेंट फॉर टू कैरेक्टर्स। क्लियर? सो अब होगा क्या, इन पेरेंट्स के गैमीट्स बनेंगे और गैमीट फ्यूज करके F1 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी आप सीख चुके थे ये बात। सो आइए स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे इनके गैमीट्स। तो आप जानते हैं गैमीट्स में एलील का एक पेयर ही जाता है ना, क्योंकि आप जानते हैं क्रोमोसोम्स का भी एक ही पार्ट जाता है। मींस कहने मतलब अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है तो गैमीट फॉर्मेशन पे उस होमोलोगस पेयर से सिर्फ एक मेंबर ही जाएगा गैमीट में, दैट इज क्योंकि गैमीट तो हैप्लॉइड होते हैं, है ना। सो इस एलीलिक पेयर से सिर्फ एक एलील गैमीट में जाएगा और यहां से भी एक एलील जाएगा। सो फाइनली गैमीट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह से इस पेरेंट से बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई का ये गैमीट। ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे और फाइनली जो जाइगोट बनेगा यानी जो नया सीड बनेगा, F1 जनरेशन आएगी, वो होगा हमारा कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप वाला। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन और F1 हाइब्रिड। ओके, सो दिस इज द जीनोटाइप, दैट इज ये आपका हेट्रोजाइगस होगा फॉर बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? यहाँ पे आपके राउंड शेप, रिंकल शेप दोनों के एलील प्रेजेंट हैं, बट डोमिनेंट आर वाला है यानी राउंड वाला है, इस वजह से दिखने में वो फिनोटाइपिकली राउंड होगा। यहाँ पे येलो कलर और ग्रीन कलर दोनों के ही एलील्स प्रेजेंट हैं, बट येलो कलर का जीन डोमिनेंट है, एलील डोमिनेंट है, इस वजह से यहाँ पे इस F1 प्रोजेनी में फिनोटाइपिकली येलो कलर ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना? सारी बातें क्लियर करके चलते हैं। अब इस F1 जनरेशन में कराते हैं सेल्फिंग। सो बच्चों एक बात बहुत आसानी से समझिए कि सेल्फिंग का मतलब होता है इसी का क्रॉस इसी के जैसे इंडिविजुअल से, मींस कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आई। क्लियर? सो इसके लिए हमें इनके गैमेट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, एक बार कैपिटल आर एलील को लेंगे तो इसके साथ भेजेंगे और देन स्मॉल वाई के साथ भेजेंगे। इसी तरह से एक बार स्मॉल आर एलील को ले लेंगे तो इसके साथ भेजेंगे और फिर स्मॉल वाई के साथ भेजेंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देख लेंगे। क्लियर? मींस यहाँ पे एलील्स जो हैं, राउंड शेप के जो एलील्स हैं और रिंकल्ड शेप के जो एलील्स हैं, ये इंडिपेंडेंट किसी के साथ भी जाने के लिए। मींस राउंड शेप का जो एलील है वो येलो के कलर के जीन एलील के साथ भी जा सकता है और ग्रीन कलर के एलील के साथ भी जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे जो रिंकल्ड शेप का जो एलील है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ भी जा सकता है, मींस वो येलो कलर वाले एलील के साथ जा सकता है और वो आपके ग्रीन कलर वाले एलील के साथ भी जा सकता है। मींस यही लॉ दिखाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि सारे एलील्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनेगी गैमेट्स की। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ये बनेगी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, या यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अब आएगी स्मॉल आर की बारी, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस तरह से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी। क्लियर? सो ये हमारे एक प्लांट के गैमेट्स बन चुके हैं। सिमिलरली क्योंकि दोनों ही सेम प्लांट है, दोनों ही F1 हाइब्रिड है, तो दोनों के ही एक जैसे गैमेट बनेंगे और जो गैमेट्स इस पेरेंट के बने हैं, मान लीजिए एक मेल पेरेंट होगा तो ये क्या होगा बताइए, फीमेल पेरेंट होगा। इन दोनों के ही सेम गैमेट्स बनेंगे और उसके बाद तो आसान है, इन गैमेट्स का फ्यूजन से यहाँ पर प्रोजेनी लिखा जाएगा, फिर इसके सामने इसके फ्यूजन से बने हुए गैमेट्स लिखे जाएंगे, फिर इसके सामने इसके फ्यूजन से बने हुए गैमेट्स लिखे जाएंगे, इसके सामने इसके फ्यूजन से बने हुए गैमेट्स लिखे जाएंगे। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा और हम एलीलिक कॉम्बिनेशन लिख के पता करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सो यहाँ पे देखिए 2 बार आर 2 बार वाई, मीन्स यहाँ पे ये जो सीड होगा दिखने में, इसका जो जीनोटाइप ये तो आपको रिप्रेजेंट हो ही रहा है और आप जानते हो कि अगर हमें जीनोटाइप मालूम होगा तो फिनोटाइप भी हम बता सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये राउंड और येलो होगा क्योंकि जीनोटाइप में साफ साफ दोनों ही डोमिनेंट एलील है राउंड शेप के लिए और दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हैं येलो कलर के लिए। क्लियर? अब आते हैं इस पे, रेंडमली कोई भी ले लेते हैं क्योंकि सारे पॉसिबल नहीं है बताना अभी यहाँ पे। तो यहाँ ये देखिए रिंकल्ड शेप का है, आई मीन, और ये येलो कलर का है, तो यहाँ पे ये डोमिनेंट वाला आ गया और ये रिसेसिव वाला आ गया। रिसेसिव तो तभी अपने आप को शो करेगा ना जब दोनों एलील सेम होंगे। क्लियर? यानी आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट होंगे। चलिए, और डोमिनेंट का क्या है, डोमिनेंट अगर 2 हैं तो बहुत अच्छी बात है, आइडेंटिकल डोमिनेंट आ गए दोनों एलील तो फिर अच्छी बात है, बट अगर एक भी डोमिनेंट आ गया, जैसे यहाँ पे एक देखिए राउंड का आया है तो भी अपने आप को शो करेगा, है ना, जबकि एक रिंकल्ड का रिसेसिव है बट डोमिनेंट वाला अपने आप को शो करेगा। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्मॉल आर स्मॉल वाई का सिर्फ एक ही प्लांट यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि रिंकल्ड येलो। ठीक है, आई मीन ये रिंकल्ड ग्रीन होगा एक्चुअली में, दिस वन इज रिंकल्ड ग्रीन, सिर्फ एक प्लांट ही ऐसा बनेगा क्योंकि स्मॉल वाई है यहाँ पे। क्लियर? इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए, अब जब हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा बच्चों कि आफ्टर F2 जनरेशन, जब हमें F2 जनरेशन मिल गई तो उसमें पता चला कि जो फिनोटिपिक रेशियो आया था वो आया था 9:3:3:1। अब ये कैसे आ गया? क्योंकि जब हमने प्रोजेनी निकाले तो ओवरऑल 16 प्रोजेनी हमको मिले, उसमें से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो राउंड येलो प्रोजेनी थे वो 9 थे, राउंड ग्रीन प्रोजेनी थे तो वो 3 थे, रिंकल्ड येलो प्रोजेनी थे वो 3 थे और रिंकल्ड ग्रीन प्रोजेनी जो थे वो 1 थे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेनी आपको यहाँ पे मिलेंगे जिनके बीच में रेशियो कुछ इस तरह से होगा। फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। ये बात आपको याद करनी होगी। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि ब्लड ग्रुप्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है। सो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। क्लियर? सो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि एक पर्सन में, किसी भी एक पर्सन, बेसिकली 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं।
क्लियर? सो अ पर्सन हैज 1 to the 4 ब्लड ग्रुप्स। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होगा? वो बच्चे भी यहाँ पे ध्यान से देखें कि ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होगा, ब्लड ग्रुप होता क्या एक्चुअली में। आइए देखते हैं। सो अ पर्सन हैज 1 to 4 ब्लड ग्रुप्स, यानी कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप में कोई भी एक ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का हो सकता है। वो ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, वो ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ए एंड बी यानी ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। This blood group system is controlled by a gene which has 3 different forms denoted by the symbols IA, IB and IO। यानी कि 3 अलग अलग एलील यहाँ पे प्रेजेंट हैं। The gene IA and IB show कोडोमिनेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों एलील्स आपस में कोडोमिनेंस शो करते हैं। मीन्स जब भी ये आएंगे ये अपने आप को शो करेंगे। ए और बी कहते हैं हम भी कैपिटल ए तुम भी कैपिटल बी, आओ दोनों भाई भाई बराबर बराबर दोनों अपने आप को शो करेंगे। बट जब ए ओ के साथ आएगा तो ओ वीक होगा, ए डोमिनेट करेगा ओ के ऊपर, और जब बी ओ के साथ आएगा तो बी भी डोमिनेट करेगा ओ के ऊपर। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। मींस ओ वाला जो होता है वो रिसेसिव होता है, आई ए एंड आई बी डोमिनेंट होते हैं, और आई ए एंड आई बी जब साथ में आते हैं तो कोडोमिनेंट शो करते हैं, दोनों अपने आप को शो करते हैं। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि द जीन्स आई ए एंड आई बी शो कोडोमिनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस शो नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये कोडोमिनेंट जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं। हाउएवर जीन्स आई एन आई बी बोथ आर डोमिनेंट ओवर आई ओ। ये दोनों ही डोमिनेंट होते हैं किसके ऊपर? जीन आई ओ के ऊपर। इन अदर वर्ड्स द ब्लड जीन आई ओ इज रिसेसिव। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो आई ओ होता है वो रिसेसिव होता है इन रिलेशन टू जीन आई ए एंड आई बी, है ना। ये बहुत आसान चीज है, और अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो इसको समझिए। हमने लिखा आई ए, क्लियर, फिर हमने लिखा आई बी, ये बात याद रखिएगा, फिर हमने लिखा आई ओ। जब आई ए आई ओ के साथ में आएगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा क्योंकि ये डोमिनेट करेगा ओ को। जब आई बी आई ओ के साथ में आएगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा क्योंकि ये डोमिनेट करेगा आई ओ को। लेकिन जब आई ओ और आई ओ दोनों ही रिसेसिव एलील आ जाएंगे तब उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। और जब आई ए एंड आई बी साथ में आ जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या कह रहे हैं भाई, तुम भी कैपिटल हम भी कैपिटल, दोनों अल्फाबेट, ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, कोडोमिनेंस शो करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? सो देखिए, ऑल्दो देयर आर 3 जीन्स फॉर्म्स, एक बात बहुत भी इंपॉर्टेंट, जनरली किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है और उसके एक जीन के लिए जनरली आपके 2 फॉर्म्स होते हैं, यानी 2 एलील्स होते हैं। बट यहां देखेंगे तो ब्लड ग्रुप को जो जीन डिसाइड कर रहा है उसके 3 एलील्स होते हैं, बट किसी भी पर्सन में कोई 2 प्रेजेंट होंगे 3 एलील्स बट कोई 2 प्रेजेंट होंगे। मीन्स कहने मतलब ये कि जो आपके 3 यहाँ पे जीन्स के फॉर्म प्रेजेंट हैं जिन्हें हम एलील्स बोल रहे हैं, बट एनी वन पर्सन कैन हैव एनी 2 ऑफ देम, कोई भी 2 इनमें से हो सकते हैं। माना कि यहाँ पे 3 एलील हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ, बट किसी पर्सन में 3 में से कोई भी 2 एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। इस डायग्राम को देखिए बच्चों, दिस वन इज ब्लड टाइप, ये रहे एंटीजेंस, ये रही एंटीबॉडीज, ये रहे हमारे किसको किसको कौन कौन ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। इसके पहले एक फैक्ट याद कर लीजिए कि बच्चों ओ ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ओ होता है यूनिवर्सल डोनर क्योंकि उसके जो ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन होते हैं उनके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता। क्लियर? और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मीन्स वो सबसे ब्लड ले सकते हैं। मीन्स उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी, ऐसे पर्सन जिनके ब्लड ग्रुप ए बी है उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती इस वजह से। ठीक है? तो ये ध्यान दीजिए बच्चों कि जो ब्लड ग्रुप का जो टाइप है वो डिसाइड होता है एंटीजन से। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आरबीसीज के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप उस पर्सन का माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने कहा कि यहाँ पे किसी पर्सन के ब्लड में आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट हैं, तो बिना देखे आप बोल सकते हैं भैया ब्लड ग्रुप ए और बी यानी ए बी होगा क्योंकि दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट। फिर हमने कह दिया भैया किसी पर्सन के ब्लड ग्रुप आरबीसी के सरफेस के ऊपर उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा क्योंकि जो एंटीजन वही उसका ब्लड ग्रुप, या जो ब्लड ग्रुप उसकी आरबीसी पे वही एंटीजन होगा। हमने कहा कि एंटीजन अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। एंटीजन मैंने बोला कोई है ही नहीं, नो एंटीजन मीन्स 0, मीन्स ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। सो ब्लड ग्रुप ओ मान लिया जाएगा। क्लियर? सो इतनी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो ब्लड ग्रुप ओ भी मान लीजिए, ब्लड ग्रुप ए बी भी मान लीजिए, ब्लड ग्रुप बी भी मान लीजिए, सब कुछ आप समझ चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात,
जो एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी। मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए है यानी एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, क्लियर। और अगर ब्लड ग्रुप बी है मींस एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, क्लियर। और अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है मींस ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस कंडीशन में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर ए आएगा तो एंटीबॉडी में बी आ जाएगा, एंटीजन अगर बी आएगा तो एंटीबॉडी में ए आ जाएगा। मैचिंग कभी नहीं होगा, उल्टा चलेगा हमेशा। अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और कोई भी अगर एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, क्लियर। आइए देखते हैं। अगर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में बी होगी, क्योंकि एंटीबॉडी कहाँ पे होती है, प्लाज्मा में होती है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती तो एंटीबॉडी बी हो जाएगी। और अगर एंटीजन यानी कि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए हो जाएगी। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो प्लाज्मा में दोनों तरह की एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब आते हैं कैन गिव ब्लड टू आर बेसिस, यानी कौन किसको ब्लड दे सकता है। मींस अगर आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, क्लियर। लेकिन ले सकता है ए बी ए ओ यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बी वाला बी को दे देगा, सेम ब्लड ग्रुप है क्योंकि, और ए बी तो ले ही लेगा क्योंकि वो तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ वाला होता है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसमें किसी तरह कोई एंटीजन नहीं होता है, और वो ए बी को भी दे देगा, ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, और ओ तो लेगा ही लेगा, क्लियर। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए, ब्लड ग्रुप के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए अब जानते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन से बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आइए जानते हैं अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का बच्चों मतलब होता है एक ऐसी मैकेनिज्म जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। मींस सेक्स डिसाइड होता है कि एक्चुअली में जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो मेल होगा कि वो फीमेल होगा। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। सो पर्टिकुलरली हम ह्यूमन बींग्स में डिस्कस करेंगे और बर्ड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत सीखेंगे। सो द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, क्लियर। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लेंगे आप। एंड द क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम। ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो क्रोमोसोम जो किसी पर्सन में सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, उन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स में दो तरह के सेक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। ये तो आपको आई होप मालूम होगा। मेल इंडिविजुअल्स में सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, फीमेल इंडिविजुअल में भी जो लास्ट का जो पेयर होता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम हर सेल का, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, क्लियर। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों मेल में एक्स और वाई दो अलग अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड हेट्रोगैमेटिक। मेल्स जो होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक कराते हैं इन ह्यूमन बींग्स, जबकि फीमेल्स की अगर बात की जाए तो फीमेल्स में जो लास्ट यानी 23rd पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है वो आपका सेम होता है, यानी एक्स एंड एक्स। दैट इज फीमेल्स होती हैं होमोगैमेटिक। वो मैं बताता हूं आगे कैसे। सो मेल्स की बात करते हैं। मेल मैन और फादर हैज वन सेक्स क्रोमोसोम मींस वन एक्स क्रोमोसोम, ओके, क्योंकि दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, तो एक उसमें से एक्स वाला होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर एंड वन वाई सेक्स क्रोमोसोम, दूसरा वाला कौन सा होता है, वाई वाला होता है। दिस मीन्स दैट हाफ द मेल गैमीट और हाफ द स्पर्म्स विल हैव एक्स क्रोमोसोम्स एंड द अदर हाफ विल हैव वाई क्रोमोसोम, क्लियर। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं, ये बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं उसमें से आधे आपके जो होंगे वो एक्स क्रोमोसोम होंगे, आई मीन स्पर्म्स जो होंगे, और आधे स्पर्म्स में, आधे गैमीट्स में वाई वाला सेक्स क्रोमोसोम पहुंचेगा। ये कैसे पहुंचेगा, ये बेसिक बात आपको मालूम होनी चाहिए। कैसे पहुंचेगा, मैंने आपको अभी बताया कि ह्यूमन बींग्स में ओवरऑल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 हमारे होते हैं ऑटोसोम और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि यहाँ पे मेल की बात हो रही है तो मेल के केस में जो लास्ट सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर होता है उसमें से एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो हमने एक्स और वाई कर दिया, क्लियर। बट जब गैमीट बनते हैं तो सिर्फ एक एक सेट ही जाता है होमोलोगस पेयर का। मींस जब गैमीट बनता है तो सेल की प्लॉइडी 2n से हैप्लॉइड n हो जाती है। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 22 प्लस x, क्योंकि एक सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा, का एक गैमीट बनेगा, फिर 22 प्लस y का
दूसरा गैमीट बनेगा क्योंकि यहाँ पे Y आ जाएगा। क्लियर? सो एक सेक्स क्रोमोसोम एक गैमीट में, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में। 44 का हाफ कर दीजिए, 22 ऑटोसोम्स एक गैमीट में, 22 ऑटोसोम्स होमोलोगस पेयर के दूसरे गैमीट में जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे 2 स्पर्म बन जाएंगे। और इन 2 स्पर्म्स में आप देखेंगे तो एक में एक्स क्रोमोसोम है, दूसरे में वाई वाला सेक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 तरह के स्पर्म बन रहे हैं, एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाले और दूसरे वाई सेक्स क्रोमोसोम वाले। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद कर लीजिएगा बच्चों। क्लियर है ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन सारी चीजों को। सो सेक्स डिटर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। The chromosomes which determine the sex of a person are called sex chromosomes or allosomes. यानी वो क्रोमोसोम्स जो डिटरमाइन करेंगे किसी भी पर्सन के क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम नंबर को, तो उन्हें क्या बोलेंगे बताइए हम? सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स। अ मेल मैन और फादर हैज एक्स क्रोमोसोम, ये मैंने आपको बता दिया था, और दूसरा जो होगा उसमें वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा। ये सारी बातें हो चुकी थी। अब बात करते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल में मैंने आपको बताया कि 44 प्लस XX कंडीशन पाई जाती है। सो सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ते हैं। 22 प्लस X एक गैमीट बनेगा, एक ओवा बनेगा, और 22 प्लस X का दूसरा बनेगा, क्योंकि दोनों ही X क्रोमोसोम है तो एक इसमें जाएगा और दूसरा यहाँ पे जाएगा। 2 तरह के ओवा बने, बट 2 ओवा बने बट दोनों की वैरायटी एक है, दोनों में ही X क्रोमोसोम वाला सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फीमेल्स होमोगैमेटिक होती हैं, एक जैसे गैमीट प्रोड्यूस कर रही हैं। Clear? So, a female woman or mother has 2 X chromosome but no Y chromosome. This means that all the female gametes called ova or eggs will have only X chromosome. तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके फीमेल गैमेट से ओवा होंगे सभी में कहीं ना कहीं X वाला ही सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि स्पर्म ही डिसाइड करता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा, बिकॉज स्पर्म्स में वैरायटी है। स्पर्म्स के 2 टाइप हैं, एक्स और वाई वाले। एग के पास ऑप्शंस नहीं हैं। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि स्पर्म ही डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड को। दिस इज बिकॉज हाफ ऑफ द स्पर्म्स हैव एक्स क्रोमोसोम्स एंड द अदर हाफ वाई क्रोमोसोम्स। Thus there is a 50% chance of a boy and 50% chance of a girl. 50-50% chances होते हैं being born to the parents. This is why the human population is roughly half males and half females. क्योंकि 2 तरह के स्पर्म बनते हैं, 50% X वाले होते हैं, 50% Y वाले होते हैं। X वाले स्पर्म जब फ्यूज करेंगे X वाले ओवा से तो X और X बना देंगे गर्ल, और जब Y वाले स्पर्म फ्यूज करेंगे X वाले ओवा से तो X और Y बन जाएगा बॉय। तो 50-50% चांस होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में बॉय और गर्ल्स होने के, बट फीमेल फोर्टिसाइड की वजह से ये सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो चुका। क्लियर? चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। इस डायग्राम को देखिए, ये एक कैरियोटाइप दिया हुआ है। कैरियोटाइप में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ह्यूमन में जो भी क्रोमोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टू लास्ट यानी 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम तक देखिए। वुमेन में एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, जबकि आप देखेंगे मेन में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक्स और वाई है, जिसमें एक्स वाला थोड़ा बड़ा है और वाई वाला छोटा है। वाई वाला क्रोमोसोम साइज में छोटा होता है। क्लियर? ये बात याद कर लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एलोसोम, क्योंकि आप जानते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स को एलोसोम भी बोला जाता है। सो एलोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे जो कि गैमीट में प्रेजेंट होता है। पेरेंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पहले होमोगैमेटिक और दूसरे हेट्रोगैमेटिक। अगर दोनों ही गैमीट सेम टाइप के बन रहे हैं, दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम सेम है यानी कि XX कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे होमोगैमेटिक, दैट इज प्रोड्यूसिंग सिमिलर गैमीट्स। जबकि हेट्रोगैमेटिक कौन से होते हैं? दैट इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गैमीट्स। हेट्रोगैमेटिक जो होते हैं वो डिफरेंट गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये डायग्राम देखिए, चार्ट देखिए, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म के टाइप्स दिए हुए हैं। पहली मैकेनिज्म दी हुई जिसमें मेल हेट्रोगैमेटी पाई जाती है, जबकि दूसरी टाइप की मैकेनिज्म में फीमेल हेट्रोगैमेटी पाई जाती है। मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है मेल 2 तरह के गैमेट बनाएगा, जिसमें XX और XY टाइप ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला में होता है, आपको मालूम है। जबकि दूसरा होता है XX और XO टाइप, जो हमको नहीं पढ़ना है। फीमेल हेट्रोगैमेटी की बात करेंगे तो बर्ड्स में ZZ ZW ये फीमेल है, 2 तरह के एक्स प्रोड्यूस करती है, Z क्रोमोसोम वाले और W क्रोमोसोम वाले। तो टाइप ऑफ एग डिसाइड करेगा जो चिक बनेगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, और इस तरह से यहाँ पे ZZ ZO जो हमको नहीं पढ़ना है। सो हमको ये मेनली पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में। चलिए आइए डायग्राम देखिए। ये भाई साहब हमारे मेल, ये
फीमेल, और यहाँ पे देखिए सिंबल भी मेल फीमेल का बना हुआ है, क्योंकि इनके सारे ही गैमीट्स में एक्स ही होगा, तो एक्स क्रोमोसोम वाला एक एक बना दिया। यहाँ पे दो तरह के स्पर्म बन रहे हैं, तो एक स्पर्म में हमने यहाँ पे वाई क्रोमोसोम दिखा दिया और दूसरे स्पर्म में हमने एक्स क्रोमोसोम दिखा दिया और फ्यूज कराया। तो एक्स और वाई फ्यूज करके बनाएंगे मेल और एक्स फ्यूज करके बनाएंगे फीमेल। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। क्लियर? चलिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। सो पेरेंट्स में हम देखेंगे तो देखिए फादर है, फादर में XY क्रोमोसोम है, जबकि मदर में XX क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ पे इनके गैमीट्स बनेंगे, तो देखिए गैमीट्स में एक गैमीट में एक ही सेक्स क्रोमोसोम जाएगा, सेपरेट कर दिए मैंने। यहाँ पे भी मैंने यहाँ सेक्स क्रोमोसोम से को सेपरेट कर दिया गैमीट्स, और उसके बाद ये गैमीट फ्यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो होमोगैमेटिक कंडीशन है, दोनों ही ओवा में एक्स कंडीशन प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट। तो जो स्पर्म जिसको फर्टिलाइज करेगा उस हिसाब से सेक्स ऑफ चाइल्ड डिसाइड होगा। यानी कि अगर एक्स स्पर्म वाला स्पर्म, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म इसको एक्स को फर्टिलाइज करता है तो एक्स और एक्स गर्ल बनेगी। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी गर्ल बन जाएगी। लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स वाले एक्स को फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई यानी कि यहाँ पे बन जाएगा मेल। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा। सो 50% ऑफस्प्रिंग्स में प्रोबेबिलिटी होती है कि वो या तो वो फीमेल होगी, और 50% ही प्रोबेबिलिटी होती है कि वो मेल होगा हर बर्थ में। ऐसा नहीं किसी के लगातार 10 जो थे बच्चे हुए वो बॉयज थे तो 11th टाइम भी चांसेस बॉयज के होंगे। नो, 50-50 चांसेस रहेंगे दोनों के। क्लियर? चलिए, सो दस फादर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दस फादर, मैन और हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। बेबी के सेक्स के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेबी बॉय है कि गर्ल है, विच इज बॉर्न, जो भी बॉर्न हुआ है। एंड द बिलीव दैट मदर, वुमेन और वाइफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सोचना कि मदर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ये रॉन्ग हो जाए। क्लियर? बिकॉज फीमेल तो होमोगैमेटिक है, मेल हेट्रोगैमेटिक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं म्यूटेशन के बारे में। बच्चों, म्यूटेशन क्या होता है? आपको मालूम है कि डीएनए में कभी कभी सडनली चेंजेस आ जाते हैं, और ये जो चेंजेस आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। जो वेरिएशन आ रहा है वो तो एक अलग चीज है, बट कभी कभी कुछ एजेंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं म्यूटाजेंस। इन एजेंट्स की वजह से डीएनए में सडन चेंजेस आ जाते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कैरेक्टर, सडन चेंजेस हो जाता है उसमें, उसके फंक्शनिंग में। कभी कभी तो कोई जीन फंक्शनल नहीं हो पाता है या जीन काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चेंज हो जाते हैं। बॉडी में जो प्रोडक्ट बन रहा था उस जीन की वजह से वो नहीं बनेगा, और मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सो इट इज अ सडन, स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज, क्योंकि म्यूटेशनल चेंजेस जो होते हैं वो डीएनए में होते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। मीन्स अगर एक बार म्यूटेशन हो गया और जो कैरेक्टर इफेक्ट हुआ, वो कैरेक्टर, अफेक्टेड कैरेक्टर जो होगा अगली जनरेशन में भी जाएगा। हो सकता है कि वो कैरेक्टर इफेक्ट हुआ वो अच्छा भी हो सकता है हमारे लिए, वो हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। क्लियर? सो इट इज अ सडन, स्टेबल, तो सडन, स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं इन द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगोज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेंट, और जिस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो चुका होता है उसे बोलते हैं म्यूटेंट। क्लियर? एंड द केमिकल एंड द फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। वो केमिकल और वो फिजिकल फैक्टर जो म्यूटेशन इंड्यूस कराते हैं उन्हें बोलते हैं म्यूटाजेंस। एग्जांपल हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, ये रहे हमारे म्यूटाजेंस। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे बच्चों कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ये आपकी सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है डिसीज, और रिसेसिव का मतलब होता है कि ये जो डिसीज है ये रिसेसिव एलील की तरह अपने इनहेरिटेंस को फॉलो करेगी, विच रिजल्ट इन द डिफेक्ट इन द आइदर रेड और ग्रीन कोन्स ऑफ द आई, जिसमें रेड और ग्रीन आई कोन्स पे इफेक्ट हो जाता है। इट डज नॉट मीन और सीइंग एनी कलर एट द ऑल, मीन्स इसमें ये नहीं है कि हम कोई भी कलर नहीं देख पाएंगे। रेड और ग्रीन कलर में पर्टिकुलरली हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। जिस पर्सन को भी ये बीमारी होगी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कलर रेड वाला कौन सा है और ग्रीन वाला कौन सा। सो इन फैक्ट इट इज लीड टू द फेल्योर इन द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ये बात याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे कि इसके जीन्स कहाँ पे होते हैं। एक्चुअली में ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मींस इसके जीन्स जो होते हैं वो एक्स वाले सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। ठीक है जी, सो एक्स लिंक्ड मींस एक्स वाले सेक्स क्रोमोसोम पे इसके जीन्स लिंक्ड है, बट
रिसेसिव का मतलब होता है जब दो एक्स वाले एलील साथ में आएंगे तब ये अपने आप को शो करेगा इन फीमेल्स, और मेल्स में तो एक ही एक्स होता है, और उसमें अगर अफेक्टेड एक्स वाला जीन चला गया तो वो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड हो जाएगा। सो द जीन फॉर द कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये कहां प्रेजेंट होता है बताइए? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट मोस्टली इन मेल्स। ये किस में प्रेजेंट होता है बताइए? मेल्स में प्रेजेंट होता है। XCY बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एज कंपेयर टू 2 क्रोमोसोम इन फीमेल्स। ठीक है जी, तो 2 क्रोमोसोम इन फीमेल्स की यहां पे बात हो रही है। अ हेट्रोजाइगस फीमेल हैज नॉर्मल विजन। एक हेट्रोजाइगस फीमेल जो होती है उसमें नॉर्मल विजन पाया जाता है, बट इज अ कैरियर एंड पासेस ऑन द डिसऑर्डर टू सम ऑफ हर सन। क्योंकि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करती है डिसीज, मींस अगर फीमेल अफेक्टेड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने लड़कों को अफेक्ट करेगी, बॉयज़ को, मींस क्रिस क्रॉस है यहाँ पे, जेंडर का क्रॉस है बिल्कुल यहाँ की। अगर फीमेल अफेक्टेड है यानी मदर अफेक्टेड है तो उसके सन को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं डिसीज, और अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी डॉटर को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज ये एक्स लिंक्ड डिसीज है। सो हेट्रोजाइगस फीमेल है तो उसको नॉर्मल विजन होगा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, बट वो कैरियर होगी। वो खुद तो अफेक्टेड नहीं होगी, बट वो जीन्स को पास करेगी अगली जनरेशन में अपने सन्स को। सो एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा ये नॉर्मल वोमेन है, क्लियर। ये कैसी है बताइए? ये कलर ब्लाइंड वोमेन मान ली जाएगी, ये कलर ब्लाइंड वोमेन, ये दिस कलर ब्लाइंड वोमेन, और ये हमारी हो जाएगी कैरियर, ये कैरियर वोमेन हो जाएगी। कैरियर क्यों है? क्योंकि इसके एक एक्स क्रोमोसोम पे ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है, इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, इस वजह से ये डिसीज रिसेसिव होने की वजह से यहाँ पे ये शो करेगी अपने आप को। यहाँ पे डिसीज शो तो नहीं करेगी, बट ये कैरियर होगी। क्या होगी बताइए? ये कैरियर फीमेल मानी जाएगी, और ये फीमेल नॉर्मल मानी जाएगी। नॉर्मल क्यों मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ पे कोई एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन है ही नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे दोनों में ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन था, तो ये हमारा कैसा हो गया बताइए? अफेक्टेड हो गया, इसमें कलर ब्लाइंडनेस पाई जाएगी। इसमें एक पे था और रिसेसिव डिसीज होने की वजह से ये कैरियर हो जाएगी, सिम्टम नहीं शो करेगी, डिसीज नहीं शो करेगी, बट इसमें जीन होने की वजह से ये ट्रांसफर करेगी अपने बॉयज़ को, क्योंकि मदर से एक्स क्रोमोसोम ही बॉयज़ में जाता है, क्लियर। चलिए सो आइए समझते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया और कहा कि बेटा एक ये कलर ब्लाइंड फीमेल है, ये इसकी मैरिज हुई है नॉर्मल मैन से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन देयर प्रोजेनी? आइए देखते हैं। तो क्योंकि कलर ब्लाइंड वोमेन है तो हमने यहाँ पे इस तरह से ये पॉइंट स्क्वायर बना लिया, और एक्स सी यहाँ पे मैंने ये सेक्स क्रोमोसोम लिखे मदर के, फादर था नॉर्मल, चलिए जी क्रॉस कराते हैं, एक्स सी एक्स वाई, एक्स सी वाई, और आप देखेंगे तो दोनों फीमेल्स जो डॉटर बनी है वो कैरियर हैं, क्योंकि एक एक्स अफेक्टेड दोनों का है, जीन वहां प्रेजेंट है, और दोनों ही बॉयज कलर ब्लाइंड माने जाएंगे क्योंकि दोनों के एक्स में ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन मदर से आ पहुंचा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पेरेंट्स की शादी कराने पे इनके जो प्रोजनी होंगे उसमें 50% जो गर्ल्स होंगी, या हम भी बोल देंगे कि यहाँ पे 50% जो प्रोजनी होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। क्या होंगे बताइए? कलर ब्लाइंड, क्योंकि ओवरऑल जो बने 4 उसमें 2 कलर ब्लाइंड है, 2 कैरियर। हम ये भी बोल सकते हैं कि 50% जो प्रोजेनी बनेंगे वो कैरियर होंगे। क्या होंगे बताइए? कैरियर होंगे, ठीक है जी। और हम ये भी कह सकते हैं कि 100% बॉयज यानी जो भी बने वो आपके कलर ब्लाइंड थे। कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नोट पॉइंट के बारे में समझते हैं। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। मैंने आपको बताया था जब मदर से डिसीज सन में जाए और फादर से डिसीज डॉटर में जाए, ऐसे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वेयर द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू डॉटर और फ्रॉम मदर टू सन। ये बात याद रखिएगा। आइए जी अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बच्चों के क्वेश्चंस के बारे में, कुछ बच्चों की क्वेरीज पूछी गई हैं उस बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए जी, सो हमने बेसिकली जो जेनेटिक्स वाला पार्ट था, हेरिडिटी वाला पार्ट था, वो हमने डिस्कस कर लिया। एवोल्यूशन आपके सिलेबस में है नहीं, सो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जिसमें होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन और एवोल्यूशन से जुड़े हुए और भी सारे टॉपिक्स पूछे जाते थे। आइए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन आता है प्रीति मिश्रा जी का। इन्होंने पूछा हुआ है एक्सप्लेन एलील विद इट्स डेफिनेशन। एलील्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात पूछी गई। बच्चों ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक टर्म है, और इस चैप्टर को समझने के लिए एलील को समझना बहुत जरूरी है।
बच्चों एलील किसी भी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। एक ही जीन के दो फॉर्म होते हैं जिसे बोलते हैं एलील। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैंने कोई कैरेक्टर लिया और उस कैरेक्टर के दो फॉर्म हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला हाइट, तो हाइट या तो टॉल होगी या तो ड्वार्फ होगी, है ना। कलर, या तो वो फेयर होगा या तो वो डार्क होगा। इसी बेसिस पे बच्चों एलील जो होता है वो एक ही जीन के दो फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर एलील्स, ये एक दूसरे के एलील हैं। और ये किस जीन के एलील हैं? हाइट वाले जीन के एलील हैं। ये आपके एलील्स एक ही जीन के यानी हाइट वाले जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म हैं, जिसमें एक टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? सो एलील्स क्या होते हैं? एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। और जब एलील साथ में होते हैं तो ये एक एलीलिक पेयर बन जाता है। हमेशा एक ही एलील एक गैमीट में ट्रांसफर होता है, ये बात तो आपको मालूम होगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब एलील जो साथ में है एलीलिक पेयर के, जब दोनों एलील एक जैसे होते तो उन्हें बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। जब एलीलिक पेयर के दोनों एलील्स सिमिलर नहीं होते हैं, डिसिमिलर होंगे, लाइक दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ऐसे एलीलिक पेयर को बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ये कंडीशन है हेट्रोजाइगस। क्लियर? सो ये तो बात होगी एलील्स की। सो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। ओके जी प्रीति जी, क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। मोहित दुबे जी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इन ह्यूमन देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी और चांसेस होते हैं ऑफ द बर्थ ऑफ अ बॉय, किसी बॉय के बर्थ के, एंड 50% प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल विल बी बॉर्न, 50% चांसेस है कि कोई भी गर्ल बनेगी। जस्टिफाई स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है इस बेसिस पे कि भैया जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग में वो कुछ इसी तरह का होता है कि उसमें 50% चांसेस होते हैं और 50% चांसेस ये होता है कि बेबी गर्ल होगी और बेबी बॉय होगा। आइए देखते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि हमने कहा था मेल्स में 44 प्लस XY की कंडीशन होती है, जबकि फीमेल्स में 44 प्लस XX की कंडीशन होती। क्लियर? एक बात और समझिए बच्चों, जब मैंने आपसे कहा कि जब मेल में 44 प्लस XY कंडीशन है तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे उसमें 22 प्लस X एंड सेकेंड गैमीट में 22 प्लस Y, ये कंडीशन जाएगी। यानी यहाँ पे दो तरह के स्पर्म बन रहे हैं, एक स्पर्म में होगा X वाला सेक्स क्रोमोसोम और दूसरे स्पर्म में होगा Y वाला सेक्स क्रोमोसोम। दो तरह के स्पर्म यहाँ पे बनेंगे। फीमेल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी दो तरह, यहाँ पे दो एग बनेंगे, बट 22 प्लस X 22 प्लस X, यानी एक ही तरह के यहाँ पे ओवा बन रहे हैं, दोनों में ही सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट। सो इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है ह्यूमन बींग्स में, आई मीन होमोगैमेटिक होती है, और मेल्स हेट्रोगैमेटिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। होमो मीन्स सेम, दोनों ही गैमीट्स में सेम सेक्स क्रोमोसोम, इस वजह से होमोगैमेटिक फीमेल, और डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम की वजह से हेट्रोगैमेटिक आपके मेल। इस वजह से ये ऑप्शन मेल के पास होता है कि X वाला स्पर्म जा रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए कि Y वाला जा रहा है, और दो ही चांसेस होते हैं, या तो X वाला स्पर्म जाएगा या तो Y वाला स्पर्म जाएगा। इसलिए 50-50% चांसेस होते हैं कि या तो X और X के कॉम्बिनेशन से गर्ल बनेगी या तो X और Y के कॉम्बिनेशन से बॉय बनेगा, है ना। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि मेल्स में दो तरह के स्पर्म बनते हैं, एक XX क्रोमोसोम वाले और दूसरे Y सेक्स क्रोमोसोम वाले, इस वजह से 50% चांस होते हैं कि यहाँ पे X वाला एग फ्यूज करके बना देगा XX यानी कि गर्ल, और उतने ही 50% चांस होते हैं कि ये Y वाला स्पर्म फ्यूज करके बना देगा XY यानी कि बॉय। सो देयर इज 50-50% चांसेस। तो ये हमारा हो गया एग, क्लियर, और ये हो गया स्पर्म्स, ये हो गया स्पर्म्स, क्लियर। इस वजह से 50-50 चांसेस हैं, 50% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे या तो बॉय बनेगा या तो गर्ल बन सकती है, क्लियर। ये बात याद रखिएगा। चलिए जी, आई थिंक मोहित जी को बात समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मोहित जी ने पूछा है, बहुत बढ़िया बेटा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पूछा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बच्चों अभी हमने XX और XY मेथड का यूज़ करके
सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ लिया। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको मालूम है, मैंने पूरी अभी स्कीम जो थी इसकी, आई मीन जो पूरा प्रोसेस था वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स XX and XY method, which is found in human beings, in which females are homogamitic and males are heterogamitic. That is, two types of sperms are produced by males. Clear? चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि मोहित जी ने फिर से पूछा हुआ है। वेरी गुड मोहित, आप काफ़ी इंटरेस्टेड है पढ़ाई को लेके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछते रहिए। सभी बच्चों के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने चाहिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। क्लियर? और मैंने आपसे कहा कि क्लास 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये साइंस के पिलर्स हैं। एक भी पिलर वीक हुआ तो पूरी साइंस डैमेज हो जाएगी। इसीलिए तीनों ही पार्ट को बहुत ही सीरियसली पढ़ना है। किसी को भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टेंशन या किसी को भी इंफीरियर नहीं समझना है कि अरे ये तो बहुत आसान है, मैं याद कर लूँगा, मैं रट लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ही सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये मैं बात आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके दिमाग में यही बात चलती रहती है कि यार ये सब्जेक्ट तो आसान है, मैं बाद में कर लूँगा। नहीं जी, साइंस के केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तीनों का इक्वल वेटेज है और इक्वल इंपॉर्टेंस। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर एक भी सब्जेक्ट में, अगर किसी भी पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी पार्ट में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो साइंस में आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और एज अ साइंस स्टूडेंट, अगर आपको फ्यूचर में साइंस स्टूडेंट बनना है, साइंस लेनी है, तो आपको तीनों ही पार्ट आने चाहिए। क्लियर? चलिए सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं हाउ डज द ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड। थोड़ी बातें मैं अभी बता चुका था अभी पीछे वीडियो लेक्चर में ब्लड ग्रुप्स के बारे में। कुछ बातें जो और समझना चाहूंगा कि किस तरह से ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है। बच्चों समझिएगा बात को, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी भी पर्सन में दो एलील्स होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे या तो ब्लड ग्रुप O होगा, तो ब्लड ग्रुप O के लिए यहाँ पे दो एलील्स आ गए, IO, ये एक पेरेंट था, और दूसरा पर्सन जो था, दूसरा पेरेंट था, उसका ब्लड ग्रुप था AB, तो यहाँ पे IA एंड IB, क्योंकि ये कोडोमिनेंट होते हैं। क्लियर? और अब हमने कहा कि भैया ये पेरेंट्स हैं, इनके प्रोजनी में प्रोबेबिलिटी क्या है ब्लड ग्रुप की, तो कुछ नहीं, पुनेट स्क्वायर का यूज कर लेंगे कि मैक्सिमम चांसेस क्या है इनके प्रोजनी में ब्लड ग्रुप्स की। आइए इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी देखते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये एक पेरेंट के एलील्स यहाँ पे लिखे ब्लड ग्रुप के, और यहाँ पे इस ब्लड ग्रुप वाले जीन के दूसरे एलील्स को, यहाँ पे दूसरे पेरेंट के एलील्स को लिखा, और अब पुनेट स्क्वायर का यूज करके मैं क्रॉस कराऊंगा। देखिए यहाँ पे IA एंड IO ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रही है। देन यहाँ पे IB एंड IO ये प्रोबेबिलिटी बन रही है। पहले आप जीनोटाइप लिखते रहिए। क्लियर? जीनोटाइप लिख डालिए पहले क्रॉस करा के, दिस। अब फिर से IA एंड IO एंड IB एंड IO। आप कह सकते हैं सर आप पहले IO क्यों नहीं लिख रहे हैं? IO रिसेसिव एलील है इसलिए इसको बाद में लिख रहे हैं। IB एंड IA डोमिनेंट इसलिए पहले लिखना है। ठीक है? कह सकते हैं सर IO पहले यहाँ लिखा है, IB बाद में आ रहा है, तो क्रॉस कराने पे, फ्यूज कराने पे आप IB को पहले लिख रहे हैं क्योंकि जबकि बाद में। नो, यहाँ पे जो डोमिनेंट होगा उसको पहले लिखेंगे, रिसेसिव वाले को बाद में। क्लियर? सो आइए देखिए, आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता चला कि जो जीनोटाइप बना यहाँ पे, ये बना IA IO, और IA डोमिनेट करेगा IO के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे A। क्लियर? इस बेबी का ब्लड ग्रुप A पॉसिबल है। यहाँ पे B डोमिनेट करेगा O के ऊपर, क्योंकि O तो रिसेसिव होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। यानी कि जब इनकी मैरिज होगी तो ब्लड ग्रुप A भी पॉसिबल है, B भी पॉसिबल है। फिर यहाँ पे देखिए IA डोमिनेट करेगा O के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे A पॉसिबल है। IB डोमिनेट करेगा O के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप B पॉसिबल है। यानी कि सिर्फ दो ब्लड ग्रुप ही पॉसिबल हैं जब इनकी मैरिज होगी। तो इनके प्रोजनी या तो A ब्लड ग्रुप वाले होंगे या तो B ब्लड ग्रुप वाले होंगे। AB वाला प्रोजनी इनका नहीं हो सकता और O वाला प्रोजनी भी इनका नहीं हो सकता। क्लियर? इस तरह से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, और आप किन्हीं भी दो ब्लड ग्रुप को लेकर इस तरह से मैचिंग करा के निकाल सकते हैं। क्लियर? सो इस तरह से होता है ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस। चलिए अब हम मोहित दुबे जी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं मोहित जी के। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड थ्रू जीन्स। ये बात आपको समझनी होगी कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जीन्स के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और इन्होंने यही बात पूछी भी। इन्होंने कहा है कि इन्होंने पूछा कि आप एक्सप्लेन करिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जीन के थ्रू ही इनहेरिटेड होते हैं।
बहुत ही सीधा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कि जब भी कोई बेबी बनता है तो वो जाइगोट से बनता है। किससे बनता है? जाइगोट से बनता है। जाइगोट डिप्लॉयड कंडीशन में होता है और कब बनता है? आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। क्लियर? सो स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से बन जाता है ये डिप्लॉयड जाइगोट। लेकिन एक बात आपको मालूम चाहिए कि स्पर्म्स के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्लियर, फादर वाले, और ओवम के अंदर जो होते हैं वो क्रोमोसोम मदर वाले होते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम की पर्टिकुलर लेंथ को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। और यही जीन फादर के स्पर्म्स के थ्रू जाइगोट में आते हैं और यही जीन्स मदर के ओवम के थ्रू इस जाइगोट में आएंगे। और आफ्टर फ्यूजन यानी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो जब नया इंडिविजुअल बनेगा उस नए इंडिविजुअल में जो जीन आएंगे वो इन्हीं की वजह से ही आएंगे। मींस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो जीन्स ही लेके जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। क्लियर? ये बात आप समझ लीजिए। चलिए जी, एक क्वेश्चन और आया मोहित जी का, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल? ये बात भी इंपॉर्टेंट है। जो वेरिएशंस आते हैं वो एक इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं, बट जो वेरिएशन आते हैं वो पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होते हैं स्पीसीज के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल में जो उसका इफेक्ट होगा वो जरूरी नहीं कि वहां पर उसको सर्वाइव करने में हेल्प करे, बट ये जो वेरिएशंस होंगे वो धीमे धीमे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उस पॉपुलेशन में, उस स्पीसीज के मेंबर में स्टोर हो जाएंगे और उस स्पीसीज को उस पर्टिकुलर हैबिटाट में जहां पे वो रह रही है अडाप्ट करने में हेल्प करेंगे। ये वेरिएशन, ये चेंजेस हेल्प करेंगे उस स्पीसीज को वहां सर्वाइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में, उसके रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मेंटेन करने में। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएशंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं एट स्पीसीज लेवल, किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, बट नॉट नेसेसरली फॉर इंडिविजुअल। क्लियर? चलिए जी, बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन था। अब हर्ष रजक जी के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, आइए इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने एक बार में ही सारे क्वेश्चन पूछ लिए हर्ष जी ने। सो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, व्हाट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन? लगातार ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं या पूछ रहे मींस कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना? मींस इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच इज स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एंड एवोल्यूशन का मतलब होता है टू इवॉल्व इटसेल्फ, यानी कि लगातार टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंजेस आ रहे हैं और जो चेंजेस स्पीसीज के जीन्स लेवल पे आ रहे हैं उसके एक्यूमुलेशन से कहीं ना कहीं वेरिएशंस आ रहे हैं और यही वेरिएशंस, यही चेंजेस लीड करते हैं टुवर्ड्स एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स टू इवॉल्व, मीन्स एक तरह से धीरे धीरे ये कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होंगे और इकट्ठा होकर एक नई वैरायटी को प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। क्लियर? वैसे एवोल्यूशन वाला पार्ट हटाया जा चुका है सिलेबस से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन? डिफरेंस क्या होता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में? बच्चों देखा जाए तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसे बोलते हैं हेरिडिटी। जबकि एवोल्यूशन का मतलब होता है टू इवॉल्व, मींस कहने का मतलब ये कि जब स्पीसीज के अंदर ये वेरिएशंस आते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो स्पीसीज अपने आप को इवॉल्व करती है, वो अपने आप को मोर सुटेबल पाती है उस हैबिटाट में जहाँ पे वो रह रही है, मोर हॉस्पिटेबल पाती है उस एरिया में जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही है, मोर कंफर्टेबल होती है वहाँ पर रहने में, उसकी फोरेजिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, रिप्रोडक्शन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल? यही मैंने आपको बताया कि अगर किसी स्पीसीज में वेरिएशंस आ रहे हैं तो वो स्पीसीज मोर सुटेबल होगी वहां सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो वेरिएशन उसको अडॉप्ट करने में वहां पे हेल्प करे। फॉर एग्जांपल कि हो सकता है कि वहां पे एक एग्जांपल के लिए जिराफ का एग्जांपल लेते हैं, किसी भी पॉपुलेशन में शॉर्ट नेक वाले और लॉन्ग नेक वाले जिराफ पाए जाते थे, सो उस पॉपुलेशन में वेरिएशन था, मीन्स लॉन्ग नेक के जिराफ थे और शॉर्ट नेक के जिराफ थे, ये वेरिएशन हुआ, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनमें वेरिएशन था। बट जब एडवर्स कंडीशन आई तो जो ग्रास थी, जो ग्राउंड का वेजिटेशन था वो फिनिश हो गया, सिर्फ टॉल ट्रीज बचे। सो जो लंबी नेक वाले थे वो वेरिएबल थे, मीन्स जो वेरिएंट थे उनके नेक के मामले में वो सर्वाइव कर गए, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन ने उनको सर्वाइव करने में हेल्प किया। बट जो दूसरे थे छोटे नेक वाले थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और ये वेरिएशन आना बहुत जरूरी होता है, और यही वेरिएशन आगे चल के नई स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है। मींस द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल, उसके सर्वाइवल में वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है।
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड इन अ ह्यूमन बीइंग। बच्चों ये क्वेश्चन मैं अभी बता भी चुका हूं और इसके पहले हमने ये डिस्कस भी किया था कि किसी भी बेबी में जो चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो कैसे डिटरमाइंड होता है। हम लोगों में XX और XY मेथड होता है चाइल्ड के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए कि हम लोगों में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है। बच्चों मैंने देखा कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देखिए। जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं उनको आप ध्यान से देखिए, उनको अच्छे से समझिए और उसके बाद आप देखिए कि भैया किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके को आप और अच्छा करिए ताकि आप धीरे धीरे ग्रो कर सकें। क्लियर? चलिए जी, सो ये क्वेश्चंस ये ऑलरेडी किए जा चुके हैं कई बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर्ष जी का। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोड दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में कैसे शो किया कि कोई जो ट्रेड होता है वो डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकता है। बच्चों इस टॉपिक को इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सीधा सा मतलब ये होता है कि भैया आप में ये देखा कि जब हमने सिर्फ एक पेयर ऑफ कैरेक्टर के इंडेंस की बात की तो उस कैरेक्टर के पेयर में दो वैरायटी थी, टॉलनेस या डॉफनेस। वो कैरेक्टर ही आया जो डोमिनेंट था, जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी। मींस मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का यूज करके शो किया था डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को, क्योंकि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आता था वो डोमिनेंट पाया जाता था या डोमिनेंट माना जाता था, और F1 जनरेशन में F1 प्रोजेनी में जो कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाता था उस कैरेक्टर को हम रिसेसिव मानते थे। क्योंकि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर में सिर्फ एक कैरेक्टर ही आता था। हाइट या तो टॉल होती थी या तो ड्वार्फ हुआ करती थी। सीड का कलर या तो येलो हुआ करता था या तो ग्रीन हुआ करता था। फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल हुआ करती थी या तो टर्मिनल, नेवर बोथ। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन तो नहीं थी टॉल ड्वार्फ दोनों प्लांट एक ही प्लांट में दोनों वैरायटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता था। एक ही कैरेक्टर आता था, एक ही कंट्रास्टिंग फॉर्म आता था। मींस जो डोमिनेंट होता था वो आता था और जो डोमिनेंट नहीं होता था वो नहीं आता था। और एक्सपेरिमेंट करके 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 इन्होंने बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में ये पता लगाया कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। ऐसा नहीं कि सडनली किसी को भी मान लिया, टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया, टॉल को मान लेते हैं डोमिनेंट और ड्वार्फ को मान लेते हैं रिसेसिव। नो, एक्सपेरिमेंट कराया, F1 जनरेशन पे पहुंचे और जो कैरेक्टर अपीयर हुआ कंट्रास्टिंग फॉर्म में से, कंट्रास्टिंग पेयर में से, उसको डोमिनेंट माना गया और जो नहीं अपने आप को शो कर पाया उसे रिसेसिव माना गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के बाद हर्ष जी का एक और क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिएगा। इफ अ ट्रेट एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रेट था वो एग्जिस्ट कर रहा था एक पॉपुलेशन में, इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन थी, 10% ऑफ पॉपुलेशन के मेंबर्स में वो कैरेक्टर था, बट वो पॉपुलेशन जो थी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स की थी, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज की थी। ये की पॉइंट है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज में वेरिएशन नहीं आते हैं, उनमें वेरिएशंस नहीं आते। क्लियर? सो आते तभी हैं जब बहुत लॉन्ग एगो में जब म्यूटेशन वगैरह हो जाता है तब आते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मली नहीं आते हैं। एंड क्योंकि उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मियोसिस की पॉसिबिलिटी होती नहीं, क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है, इसलिए वेरिएशन नहीं आता। और आगे बढ़ते हैं। एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन के मेंबर में 60% मेंबर्स में वो कैरेक्टर बी वहां पे प्रेजेंट था। सो कैरेक्टर बी एग्जिस्ट था वहां पे 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन में। रीड वी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा है। रीड वी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, लग रहा लाइन रिपीट हो गई है सेम यहाँ पे, ये देखिए है ना। तो इस लाइन को हम कट कर देते हैं यहाँ से, रीड वी एग्जिस्ट इन द 60% ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ से कट कर दीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, पहले कौन सा ट्रेट अराइज हुआ होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो भैया बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। एक पॉपुलेशन थी, क्वेश्चन को पहले समझिए, एक पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन के 10%, ये पॉपुलेशन मैंने बना दी, इस पॉपुलेशन के 10% इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर ए था और इसी पॉपुलेशन के 60% इंडिविजुअल में ये कैरेक्टर मान लीजिए बी, ट्रेट बी था यहाँ पे। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्रेट सबसे पहले आया होगा। बच्चों
60% पॉपुलेशन में ट्रेट बी है और 10% में ए है। ज्यादा मेंबर्स में कौन सा कैरेक्टर? 60% में बी है ना, बी वाला ट्रेट 60% यानी ज्यादा लोगों में है, 10% में ए। और आप जानते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल में अगर कोई वेरिएशन आएगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में अगर कोई वेरिएशन आएगा तो वो उनके प्रोजेनीज में रिप्रोडक्शन के थ्रू जाएगा। जब वो डिवाइड करेंगे, कॉमन सी बात है, ये सेल है, ये डिवाइड करेगी तो इससे डॉटर प्रोजेनी बनेगी, ये डिवाइड करेगी तो इससे डॉटर प्रोजेनी बनेंगे और इससे भी डॉटर प्रोजेनी बनेंगे। अगर इसमें वेरिएशन आ गया मान लीजिए, तो इसके जैसे वेरिएशन सब में जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक। सो अगर किसी सेल में पहले वेरिएशन आ गया, क्लियर, कोई कैरेक्टर आया, तो अगर पहले आया होगा तो वो लंबे समय से चल रहा होगा और ज्यादा मेंबर्स में गया होगा। जो अभी हाल ही में आया होगा वो कुछ मेंबर्स में ही अभी जा पाया होगा। कॉमन सेंस लगाइए, जो कैरेक्टर जो वेरिएशन पहले आ चुका होगा, अर्लियर आ चुका होगा, तो टाइम तो काफी लैग हो चुका है, सो ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स में वो पहुंच चुका होगा। और जो बाद में अभी अर्लियर अभी आया है बिल्कुल, तो वो मतलब कि रिसेंटली जो आया, अर्लियर तो मींस पूरा पहले हो गया, रिसेंटली जो भी आया है तो वो तो कुछ ही मेंबर्स में पहुंचा होगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। लेकिन जो पहले आ चुका है वो बहुत सारे मेंबर्स में पहुंच चुका होगा। 60% ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है भैया। मींस कॉमन सेंस तो भैया यही कह रहा है कि 60% ऑफ पॉपुलेशन में ट्रेट बी पाया जा रहा है। मींस ट्रेट बी ही पहले आया था, क्योंकि ट्रेट ए अगर पहले आया होता तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में ट्रेट ए होता। तो हम ये कह सकते हैं कि विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। अर्लियर की बात हो रही है तो ट्रेट बी वो पहले आया था, तभी वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में पाया जा रहा है। अगर पूछते विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन रिसेंटली, रिसेंटली मींस अभी अभी बिल्कुल नया नया, तो वो 10% पॉपुलेशन में होता, ट्रेट ए वही 10% वाला। क्लियर। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। हर्ष ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पर थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को लिखने में थोड़ी गलती कर दी उन्होंने, तो ध्यान दीजिएगा अगली बार से क्वेश्चंस को सही से आप भेजिए। और अगला क्वेश्चन आया है चेतना गुप्ता का, पुराने चैप्टर से है, लाइफ प्रोसेस से। आइए समझते हैं चेतना का क्वेश्चन। सो इन्होंने बोला है व्हाट इज प्लाज्मोडियम। बच्चों, प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट होता है, प्रोटोजोआ कैटेगरी से बिलोंग करता है और स्पोरोजॉइट की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। मलेरिया कॉजिंग एजेंट यही होता है। मींस मलेरिया मॉस्किटो से नहीं होता है, मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो तो वेक्टर होता है, वो डिसीज को ट्रांसमिट करता है। वेक्टर मींस डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट, बट डिसीज कॉजिंग एजेंट तो यही है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक तरह का प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ डिसीज कॉजिंग होता है, ये बात याद रखिएगा। और ये मलेरिया कॉज करता है, तो ये हम बोल सकते हैं मलेरियल पैरासाइट। ओके, ये बात याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। और क्वेश्चन अगला पूछा है विजय शेखर शुक्ला जी ने। विजय शेखर शुक्ला जी क्वेश्चन पूछा है लाइफ प्रोसेस का। वाई फिश आफ्टर ब्रिंगिंग आउट फ्रॉम द वाटर डाई। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो भैया फिश डाई क्यों कर जाती है जब इसको पानी के बाहर निकालते हैं? क्योंकि जब पानी के बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि फिश में होते हैं गिल्स एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जब वो सांस नहीं ले पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है मर जाएगी। तो फिश में होते हैं गिल्स, और जब फिश को पानी के बाहर निकाला जाता है तो गिल्स आर अनेबल टू एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डायरेक्टली। गिल्स अडैप्ट होते हैं, गिल्स इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब फिश को बाहर निकाल लेंगे तो वाटर उसको मिलेगा नहीं, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। इस वजह से जब O2 नहीं मिल पाएगी तो फिश की डेथ हो जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। सो फिश जो होती हैं जब पानी के बाहर निकालते हैं तो उनके जो गिल्स होते हैं, गिल्स O2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं फ्रॉम एयर, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि गिल्स O2 को एब्जॉर्ब करते हैं ओनली फ्रॉम वाटर, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। क्लियर। सो आई थिंक विजय को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अर्चिता जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है लाइफ प्रोसेस का, व्हाट इज काइम। सो काइम क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड और पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड फूड इन स्टमक इज नोन एज काइम। जब स्टमक में फूड जाता है, गैस्ट्रिक जूस उस पर वर्क करता है, हार्ड कंपोनेंट को डिसॉल्व करके सॉफ्ट कर दिया जाता है, इस तरह की लुगदी बन जाती है। और इस तरह से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आपका काइम कहलाता है। जो एसिडिक कंटेंट होता है स्टमक का वो काइम कहलाता है। क्लियर।
चलिए जी, क्योंकि स्टमक में फूड अभी पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ है तो इसे बोल देंगे काइन। शना ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर प्रोपोगेशन। बहुत ही आसान है, मेंडल साहब ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया प्रोपोगेशन के लिए? क्यों? क्योंकि पी प्लांट में ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते थे, जैसे वो बाइसेक्सुअल होता था। वो बाइसेक्सुअल मीन्स उसमें दोनों सेक्स एक ही में पाए जाते, तो जिसकी वजह से उसमें ऑटोगैमी पॉसिबल थी। क्लियर है? ऑटोगैमी पॉसिबल थी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था। दूसरा कि भैया वो आपका एनुअल प्लांट था। एनुअल प्लांट की वजह से क्या था कि उसकी खास बात ये थी कि उसकी शॉर्ट लाइफ स्पेन हुआ करती थी। शॉर्ट लाइफ की वजह से हम कई जनरेशंस को कम समय में स्टडी कर सकते थे। और तीसरी बात ये थी कि उसमें ऑब्जर्वेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे। तो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जिसको लेके हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे वो उस पी में प्रेजेंट थे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया, और इजीली अवेलेबल तो था ही, इजीली अवेलेबल है ना, इजीली अवेलेबल, ये इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? चलिए, तो उसको मेंटेन करना, रेस करना बहुत आसान हुआ करता था, इस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। बच्चों, किसी तरह की इंक्वायरी के लिए जैसा कि आप करते आए हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं query@kaatyanacademy.com पे जाके। बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार पढ़ते रहें। इसी तरह से आपने क्वेश्चन पूछे, में बहुत खुशी हुई। इसी तरह से क्वेश्चन पूछते रहिए। अपने सभी क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, हमें ईमेल कर दीजिए इस ईमेल एड्रेस पे। और तैयार रहिए सभी तरह की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपको अपना 100% देना। कात्यायन एकेडमी की टीम आपके साथ में है, और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है आपके लिए। अब हर मुश्किल है आसान, क्योंकि कात्यायन एकेडमी की टीम आपके साथ लगी हुई है दिन रात मेहनत करने के लिए। किसी भी तरह की समस्या के लिए हमसे जुड़ जाइए और हमसे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कात्यायन एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।